ये 100 नंबर पाने के लिए आपको 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। ये दोनों ऐसा चीज़ है जिसका परीक्षा आपको जाकर देना पड़ेगा वहाँ जहाँ आपका सेंटर पड़ेगा। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को हम लोग अधिगम कहते हैं। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में आज तक कोई पूरा जान ही नहीं पाया है। हर व्यक्ति को जीवन भर सीखना है। ये मत समझ लीजिएगा कि विकास नाम का कोई लड़का है उसके पैर के बारे में पढ़ना है। तो चरण का मतलब पैर होता है, ये बात सही है। और विकास किसी लड़का का नाम हो सकता है, ये भी सही है। लेकिन आदमी का जन्म हुआ है तब से लेके अब मरने के टाइम तक सीखना है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल से जुड़े रहिएगा तो इन सभी टॉपिक के ऊपर बैक टू बैक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर तू कुछ बाजी हार गया तो कोई दिक्कत नहीं, तुझे उससे भी कुछ सीख मिलेगी। अगर तू कुछ बाजी हार गया तो कोई दिक्कत नहीं, तुझे उससे भी कुछ सीख मिलेगी। और एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत करोगे तो सब मिलेगा, मांगोगे तो सिर्फ भीख मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में, जिसका कोर्स कोड है EDU 203। तो आज हम इस वीडियो में EDU 203 के सिलेबस को विस्तार पूर्वक एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस, हिंदी के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस विस्तार पूर्वक एक एक करके समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या है। किसी भी एग्जाम की तैयारी में सिलेबस का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि सिलेबस ही वह पार्ट होता है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि आपके परीक्षा में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, आपके परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने होंगे, कितने मार्क्स का आपका परीक्षा होने वाला है। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से 4th सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो सबसे पहले अगर हम मार्क्स के क्राइटेरिया की बात करें तो आपका जो शिक्षा शास्त्र का पेपर फर्स्ट है यह होगा 100 नंबर का। मतलब कि आपके शिक्षा शास्त्र का जो पेपर फर्स्ट है वह कितना नंबर का होगा? 100 नंबर का। अब ये 100 नंबर पाने के लिए आपको 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा, तब जाके ये 100 नंबर आपको मिलने वाला है। तो वे 3 स्टेप कौन कौन से हैं उसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले अगर हम बात करें पहला स्टेप की तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब होता है कि एक प्रश्न आपको दिया जाएगा और नीचे उसका 4 विकल्प रहेगा और उन चारों विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना होता है। तो इस टाइप के प्रश्न को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको 4th सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का परीक्षा कितने नंबर का देना पड़ेगा? तो आपको परीक्षा देना पड़ेगा 60 नंबर का। इसका मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 60 नंबर का परीक्षा देना पड़ेगा। अब इस 60 नंबर को आप कैसे परीक्षा देंगे? तो आपको 40 प्रश्न दिए रहेंगे, 40 प्रश्न दिए जाएंगे। 40 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और एक क्वेश्चन का मान कितना होगा? 1.5 नंबर। मतलब कि 1.5 नंबर के आपको 40 प्रश्न दिए जाएंगे और 1.5 नंबर के हिसाब से अगर 40 का आंकड़ा निकाला जाए तो टोटल कितना आएगा? 60 नंबर का। इसका मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कितना नंबर का दिया जाएगा? 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर हम दूसरे स्टेप की बात करें तो इसमें आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अर्थ होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा और नीचे आपको 500 से 1000 शब्दों के बीच में आपको आंसर देना पड़ता है। तो इस तरह के प्रश्न आपको दिए जाएंगे 6, लेकिन 6 में से मात्र 3 ही का आंसर आपको देना होगा। इसका मतलब 6 प्रश्न आपको दिया जाएगा, लेकिन उस 6 में से किसी 3 प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है और एक क्वेश्चन का मान कितना होगा? 5 नंबर। इसका मतलब कि 5-5 नंबर के 3 प्रश्न रहेंगे। प्रश्न तो 6 रहेंगे लेकिन बनाना आपको 3 ही है।
तो 5-5 नंबर के हिसाब से 3 का आंकड़ा अगर निकाला जाए तो टोटल होता है 15 नंबर का। तो 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 15 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये दोनों ऐसा चीज़ है जिसका परीक्षा आपको जाके देना पड़ेगा वहाँ जहाँ आपका सेंटर पड़ेगा। इसका मतलब कि इन दोनों का परीक्षा आपको जहाँ सेंटर दिया जाएगा वहाँ पे जाके देना पड़ेगा। किसका किसका? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अब आप कहिएगा कि 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 15 नंबर का सब्जेक्टिव दोनों जोड़ के 75 नंबर हो ही रहा है, अब पेपर होगा 100 नंबर का, तब बाकी 25 को कहाँ से मिलेगा? तो वो 25 नंबर को पाने के लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा और उसको हम लोग कहेंगे तीसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप का नाम कौन सी है? असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है कि आपको कॉलेज से कुछ टॉपिक दिए जाएंगे, कुछ प्रश्न दिए जाएंगे और उसका आंसर आप अपने शब्दों में सुंदर सुंदर लिखावट के अनुसार फाइल बनाकर ले जाके जब कॉलेज में जमा करेंगे तो आप जवना लायक लिखेंगे वही लायक आपको नंबर दिया जाएगा और इसके लिए आपको 25 नंबर मिलेंगे। और 25 नंबर आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, आप जिस हिसाब से लिखेंगे, आपका राइटिंग ठीक है, सुंदर लिखावट में लिखे हैं, अच्छा से फाइल बनाए हैं, अच्छा से टॉपिक दिए हैं और इस तरह से सजा के अगर आप लिखे होंगे तब जाके आपको जिस लायक लिखे होंगे उस लायक नंबर मिलेगा। तो सीधा सीधा देखा जाए तो आपका 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 15 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 25 नंबर का असाइनमेंट, इस सब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 100 नंबर। इसका मतलब कि आपको 4th सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट में 100 नंबर का एग्जाम होगा और ये एग्जाम 3 स्टेप में होगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन और तीसरा असाइनमेंट। तो जिस प्रकार से आपका पेपर फर्स्ट होगा 100 नंबर का, ठीक ऐसे ही पेपर सेकंड भी 100 नंबर का ही होगा और जो प्रक्रियाएं पेपर फर्स्ट में है सेम यही प्रक्रिया आपको पेपर सेकंड में भी देखने को मिलेगा। उसमें भी आपको 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव देना होगा, 15 नंबर का सब्जेक्टिव देना होगा और 25 नंबर का असाइनमेंट देना होगा। तो जो प्रक्रिया पेपर फर्स्ट में है सेम वही पेपर सेकंड में है। तो आशा करता हूं कि आपको ये मार्क्स का क्राइटेरिया बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में दिया जाएगा वह क्वेश्चन बनेगा कहाँ से, किन किन टॉपिक से पूछा जाएगा, किन किन टॉपिक से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो अब हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जिस प्रकार से 3rd सेमेस्टर में आपको हर पेपर में 4 यूनिट्स पढ़ना था, ठीक वैसे ही 4th सेमेस्टर में भी आपको हर पेपर में 4 ही यूनिट पढ़ना है और इन्हीं 4 यूनिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 का नाम क्या होगा? शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान, इसका मतलब हुआ कि शिक्षा और मनोविज्ञान क्या होते हैं। पहला यूनिट में आपको क्या पढ़ना है कि शिक्षा क्या होते हैं, शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं, मनोविज्ञान क्या होते हैं, मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है, मनोविज्ञान का क्या सिद्धांत होता है। तो इसके बारे में आपको कहाँ पढ़ना है? यूनिट 1 के अंदर। और इसके अलावा यूनिट 1 में और भी कई टॉपिक आपको पढ़ना है, जैसे अवधारणा और दायरा। अवधारणा और दायरा का मतलब होता है कि शिक्षा और मनोविज्ञान का क्या अवधारणा है, उसका क्या परिचय है। दायरा का मतलब होता है उसका कहाँ तक सीमा है, उसकी सीमाएं क्या क्या है, उसका कवरेज एरिया कहाँ तक है। तो इसको बोलते हैं अवधारणा और दायरा। इसके बारे में आपको कहाँ पढ़ना है? यूनिट 1 के अंदर। अगला स्टेप है शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध। दूसरे स्टेप में आपको पढ़ना है कि शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच क्या संबंध होता है। मनोविज्ञान का मतलब होता है कि वैज्ञानिक तरीके से मन के अंदर चल रही एक्सप्रेशन और मन के बनावट, चेहरे की बनावट को देख के यह पता करना कि सामने वाले व्यक्ति का मूड कैसा है, सामने वाले व्यक्ति क्या सोच रहा है, सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, इसको बोलते हैं मनोविज्ञान। तो आपको पढ़ना क्या है? शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध को पढ़ना है कि शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है, क्या वे दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं या दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। तो इसको आपको कहाँ पढ़ना है? यूनिट 1 के अंदर। इसके अलावा शैक्षिक मनोविज्ञान का महत्व। शैक्षिक मनोविज्ञान में का क्या महत्व है? शैक्षिक का मतलब होता है शिक्षा से संबंधित, मनोविज्ञान का क्या महत्व है। शिक्षा से रिलेटेड मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, क्या महत्व है, क्या सिद्धांत है, क्या अवधारणा है। तो इसके बारे में आपको कहाँ पढ़ना है? यूनिट 1 के अंदर। इसके अलावा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधि,
मनोविज्ञान का अध्ययन किस तरीके से किया जा सकता है, उसकी कौन कौन सी विधि हैं, उसके कौन कौन से नियम हैं, इसके बारे में भी आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 1 के अंदर। हम यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है विकास की प्रक्रिया। इसका मतलब कि विकास कैसे होता है, विकास करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, विकास के प्रक्रिया में कौन कौन से कारक भाग लेते हैं, तो इसको आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 2 के अंदर। इसके अलावा विकास के अर्थ और प्रकार, मतलब कि विकास किसको कहते हैं, विकास का क्या अर्थ होता है, विकास के कितने प्रकार होते हैं, विकास कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 2 के अंदर। इसके अलावा वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास क्या होते हैं, वृद्धि और विकास में क्या संबंध होते हैं, वृद्धि और विकास में क्या अंतर होते हैं, इसको भी कहाँ पढ़ना है, यूनिट 2 में। इसके अलावा विकास के चरण, चरण का मतलब पैर मत समझ लीजिएगा, चरण का मतलब यहाँ स्टेप होगा। तो विकास के कौन कौन से चरण हैं, विकास के कौन कौन से स्टेप हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकास के चरण। ये मत समझ लीजिएगा कि विकास नाम का कोई लड़का है उसके पैर के बारे में पढ़ना है। तो चरण का मतलब पैर होता है, ये बात सही है, और विकास किसी लड़का का नाम हो सकता है, ये भी सही है, लेकिन विकास जो होता है उसको इस स से नहीं लिखते हैं। नाम वाला जो विकास होता है उसको हम लोग तालाबी स से लिखते हैं, और यहाँ पे क्या है, दंत स है। तो विकास के चरण का मतलब क्या हुआ कि विकास के कौन कौन से स्टेप्स के बारे में आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 2 के अंदर। अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है अधिगम। अधिगम का मतलब होता है कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। आदमी का जन्म हुआ है तब से लेके अब मरने के टाइम तक सीखना है, नए नए चीज़ों को सीखना है, नए नए तरीक़ों को जानना है, नए नए बातों को जानना है। शिक्षा के क्षेत्र में आज तक कोई पूरा जान ही नहीं पाया है, हर व्यक्ति को जीवन भर सीखना है। तो ये मत समझिएगा कि आप पूरा बढ़िया से सीख गए हैं, नहीं, आपको जीवन भर सीखना है। तो सीखने और सिखाने की जो प्रोसेस है, सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। और यूनिट 3 में आपको पढ़ना है अधिगम के बारे में। अधिगम का अर्थ क्या होता है, वही सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, समझने की प्रक्रिया। अधिगम का प्रकृति क्या होता है, अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में कौन कौन से प्रभावित कारक हैं, कौन कौन से बाधा उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में भी आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 3 के अंदर। इसके अलावा अधिगम के सिद्धांत भी पढ़ना है यूनिट 3 में। अधिगम के सिद्धांत क्या हैं, अधिगम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अधिगम को कैसे अपने जीवन में अप्लाई करके कुछ नए नए चीज़ों को जाना जा सकता है, इस सब के बारे में आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 3 के अंदर। अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो व्यवहार की नींव। व्यवहार का मतलब होता है कि रवैया, व्यवहार का मतलब होता है तौर तरीका, कि व्यवहार की नींव कैसे रखी जाए, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहार के क्या योगदान हैं। तो व्यवहार के बारे में आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 4 में। प्रेरणा क्या होते हैं, याद क्या होते हैं, ध्यान क्या होते हैं, रुचि, आदत और थकान, इन सभी पॉइंट्स के बारे में आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 4 के अंदर। तो ये आपके 4th सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट के 4 यूनिट्स हैं। इन्हीं चारों यूनिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सभी टॉपिक्स बढ़िया से समझ में आए होंगे। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल से जुड़े रहिएगा तो इन सभी टॉपिक के ऊपर बैक टू बैक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आपको करना ये है कि आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। चैनल से जुड़े रहिएगा, चलते फिरते में आपके 4th सेमेस्टर की तैयारी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सभी टॉपिक्स बढ़िया से समझ में आए होंगे। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।